आजाद हवा की हर एक सांस में उन मतवालों की महक है। आजादी के हर एहसास में उस क्रांति की धमक है। हम आजाद हैं आज, पर सिर्फ उन कुर्बानियों की बदौलत। आज हम चंद्रशेखर आजाद की कहानी आपको सुनाते हैं। 23 जुलाई 1906 को इसी गांव भाबरा में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। देश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा अपनी ही रफ्तार से चलता ये गांव बेहद पिछड़ा था। चंद्रशेखर तेजस्वी थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, और शरीर से तगड़े होने के नाते उन्हें मलखम तीरंदाजी का भी बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता चुन ही लेती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्यहीन जीवन चंद्रशेखर को रास नहीं आ रहा था। कई दफा घर पर पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी देवी से इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने बेटे को घर से दूर भेजने को कहां राजी होने वाले थे। 14 साल के होते होते चंद्रशेखर एक दिन खुद अपना रास्ता बनाने निकल पड़े। एक बंबई का व्यापारी हीरे नगीने लेके आता था, जवाहरात, जमींदारों के यहाँ, महाराजाओं राजाओं के यहाँ। तो वो उनके साथ चले गए, बंबई पहुँचे। बंबई में ये बंदरगाह पे गए, ठेकेदार के अंडर में रह के जहाज़ की पेंटिंग करने का काम किया इन्होंने, पुताई का, थोड़े दिन तक। उसके बाद वो भी इनको रास नहीं आया वहाँ। मुंबई में रहते हुए चंद्रशेखर को फिर वही सवाल परेशान करने लगा। अगर बस पेट ही पालना है तो गांव भावरा क्या बुरा था। पर अब उन्हें देश में चल रहे आंदोलन का भी ज्ञान हो रहा था। अखबारों पत्रिकाओं से अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिल रही थी। फिर पिता की इच्छा थी कि चंद्रशेखर उच्च शिक्षा हासिल करें, तो उन्होंने काशी कूच कर दिया। काशी उन दिनों न सिर्फ अध्ययन का केंद्र था, बल्कि क्रांति का भी। चंद्रशेखर यूं तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर था। 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की बर्बर कार्रवाई ने समूचे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया था। काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और यह हुआ संस्कृत कॉलेज से। चंद्रशेखर भी यहां धरना दे रहे थे जब अचानक पुलिस वहां आई और सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा बाकी विद्यार्थी उम्र में बड़े थे और उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई। पर चंद्रशेखर को विकल्प दिया गया कि वो माफी मांगकर चेतावनी के साथ छोड़े जा सकते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी उम्र को देखते हुए ये अदालत इसे 15 बैंतों की सजा मुकर्रर करती है। ये किसी स्कूल की बेत की तरह नहीं होते थे कि हाथ आगे करो और सजा पाओ। ये पतले और लंबे कसूरी बेंत होते थे, जिन्हें पानी में रखा जाता था। कैदी को बांध दिया जाता था और फिर पूरे जोर से ये बेंत बरसाए जाते, इतनी ताकत से कि पीठ की पूरी चमड़ी उतर जाती, मांस फट जाता और घाव ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते। बड़े से बड़ा अपराधी इस सजा से थर्राता था, पर ये तो चंद्रशेखर थे। मारे से 1 2 वंदे मातरम, 3 भारत माता की जय। खोलो से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से कई क्रांतिकारियों का मोह भंग होने लगा। चंद्रशेखर उन्हीं में से एक थे। यूं तो क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत बंगाल से हुई थी और वहां अनुशीलन समिति नाम की संस्था काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में था क्रांतिकारी दल। अब इन दोनों संगठनों ने एक साथ आने का फैसला किया और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1923 में आजाद इसके सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे और पूरा वक्त देश के नाम समर्पित करते थे। उस दौरान उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पर आजाद की चिंता मां से पहले भारत मां की थी। क्रांति के लिए भी धन की आवश्यकता थी और आजाद पर जिम्मेदारी थी कि वो धन जुटाएं। भगत सिंह ने पूछा था, तुम्हारी माता जी कहाँ, तुम कभी खबर नहीं लेते, आज़ाद पूरे आज़ाद ही हो, माँ बाप किसी के आने। तब आज़ाद जी ने जवाब दिया कि हमसे मतलब है, हमारे साथ रहते हो, माँ से क्या मतलब, हमारी माँ क्यों पूछा, नहीं बताया, कभी किसी से नहीं बताया। चंद्रशेखर आजाद के एक बड़े भाई भी थे। बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ सालों में पिता भी चल बसे और मां जगरानी देवी अकेली रह गई। पर चंद्रशेखर आजाद तो अपनी मातृभूमि का प्रण ले चुके थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद आजाद का परिवार उनके साथी क्रांतिकारी ही थे और उनका धर्म देश प्रेम। अब आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की सोबत में थे। क्रांति की आग हवा के झोंके से नहीं बुझती, वो तो और भड़कती है और लहकती है। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने आजाद को बेचैन किया था, पर बेबस नहीं। और अब तो देश की क्रांति को एक नई ताकत मिलने वाली थी। गुरुजी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, आओ भगत, बड़े अच्छे वक्त पर आए तुम। मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ, तुम शायद पहले इन्हें जानते ही होंगे। ये आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आजाद। पंडित जी, अरे बहुत नाम सुना है आपका। और हाँ आज़ाद, ये भगत है, भगत सिंह, मातृभूमि पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार। देखो भगत, मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। आज़ादी की इस लड़ाई में भगत सिंह बिखर सकता है पंडित जी, लेकिन टूट नहीं सकता। मेरे सीने में भी वही आग जल रही है जो आपके और गुरुजी जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में जल रही है। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया। आजाद को कुछ पल का संदेह जरूर हुआ था, लेकिन भगत सिंह और उनकी साझेदारी युगों युगों की मिसाल बनने वाली थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी फैसला किया कि अंग्रेजों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अहिंसा अपनी जगह है, पर उन्हें यह आभास नहीं होना चाहिए कि अहिंसा हिंदुस्तान की कमजोरी है। ये मौत नहीं है, हत्या है। हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना ही होगा। लाठीचार्ज का हुक्म यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने दिया था ना? स्कॉट। हमें उसे ही मरवा देना चाहिए। योजना बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ लाहौर में हमारे अलावा हमारे दल के बाकी सदस्य नहीं है। उनका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसा ठीक समझे, हम सब आपके साथ हैं। जो भी फैसला लेंगे जान लगा देंगे। जय गोपाल, तुम स्कॉट के आने जाने वाले रास्ते पे ध्यान रखोगे। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ, लेकिन बहुत ध्यान से।
15 दिसंबर। 15 दिसंबर। सावधानी से सब लोग अपने अपने कामों में लग जाओ। चनन सिंह नाम के एक हवलदार ने इनका पीछा किया। चनन सिंह हाथ बढ़ा रहा था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएवी कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आजाद ने पहला फायर किया जो चनन सिंह के रान में लगा। चनन सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चनन सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आजाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहां से बाहर हो सके। अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसक गई। वो भगत सिंह और आजाद को पकड़ने के लिए छटपटाने लगे। इन क्रांतिकारियों का संघर्ष तो कुछ ऐसा था कि एक दिन में बामुश्किल एक बार का खाना मुमकिन होता और पुलिस मौत बनकर हर और मंडराती रहती। फिर भी देश प्रेम में मतवाले ये सेनानी कहां सहमने वाले थे। अच्छा एक बात और, अपने राजगुरु भी जो है ना कमाल करते हैं, जब देखो तब सोते रहते हैं। और उससे ऊपर भी बात क्या है, हजरत चलते चलते भी सो जाते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये लॉकअप में होंगे और आंख खुलेगी, ये मैं जिंदा हूं, ये मर गया। ये बात बिल्कुल ठीक कही। और भगत सिंह तो सिनेमा हॉल में ही पकड़े जाएंगे। और फिर पुलिस से कहेंगे क्या गजब हो गया भाई, अरे खेल तो पूरा देख लेने दीजिए। और अपने पंडित जी पहाड़ में किसी मित्र के साथ शिकार खेलते हुए, जो कि दरअसल मित्र नहीं होगा, बेहोश करके ले जाएगा जेल और फिर धारा 121 और फिर फांसी। ऐसे मित्र हैं। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। अरे लेकिन एक बात और है कि अपने पंडित जी के लिए 2 रस्सों की आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई इतना भारी भरकम शरीर जो है। अरे ना भाई ना, मुझको ना है फांसी की जरूरत। फांसी का रस्सा जो है ना हमारे भगत सिंह जी को मुबारक। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे पंडित जी के पास ये है ना, तब तक किसी माँ ने अपने लाडले को इतना खालिस दूध ना पिलाया जो आजाद को जीवित रहते पकड़ ले। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही है कि नहीं? जो अपनी मौत को लेकर ऐसे मजाक कर सकें, उन्हें भला किस बात का खौफ? सर पर कफन बांधे, ये तो बस भारत मां की सेवा में जुटे रहे। आजाद की बातों में जैसे भविष्य का आभास था। क्रांतिकारी दल के अगले ही लक्ष्य की पूर्ति में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। आजाद अभी भी भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश, उन्हें बचाने के पसुपेश में उलझे थे। उन्होंने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी, पर उलझनें सुलझ नहीं पा रही थी। नेहरू ने अपनी जीवनी में इस मुलाकात का जिक्र किया है, पर कांग्रेस और क्रांतिकारियों के बीच रिश्तों की तलखी उस मुलाकात में भी दिखी और जीवनी में भी। 27 फरवरी 1931 का दिन था। उसी दिन ये आनंद भवन पहुंचे थे पहली बार। क्या ये आज़ादी के बाद मुकदमे चलते रहेंगे कि ये समाप्त हो जाएंगे आज़ादी के बाद? तो नेहरू जी ने तपाक से जवाब दिया था कि नहीं, ये सब मुकदमे चलते रहेंगे। फरार हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी सज़ा है वो जेल भेजे जाएंगे, फांसी है तो फांसी दी जाएगी। 27 फरवरी 1931, एल्फर्ड पार्क, इलाहाबाद। तुम बर्मा गए हो? हाँ। बर्मा के रास्ते हमारे कुछ साथी सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है। एक मिनट, वीरभद्र जा रहा है ना?
शायद उसने देखा नहीं हमें। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि मार्ग बेहद कठिन है, लेकिन आपका सोचना सही है। कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। Hey, who are you? What are you doing here? भगत सिंह की फांसी की मुकर्रर तारीख से 24 दिन पहले अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद दुनिया को अलविदा कह चुके थे। एल्फ्रेड पार्क में आजाद के लहू से रंगे उस जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार की खबर तक नहीं लगने दी गई, पर आवाम का आक्रोश इन संकेतों का मोहताज नहीं था। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबेटी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। और मेरा तेवर बोलता है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। आजाद की मां ने उनके इंतजार में अपनी जो 2 उंगलियां धागे से बांध रखी थी, वो धागे आजाद की मौत के बाद टूट गए। पर उनके बेटे की कुर्बानी ने न जाने कितनी माओं को बेटों की जुदाई के गम से बचा लिया। आज हमारे देश को उस कुर्बानी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उस परमवीर शहीद के उसूलों से सबक लेने की, उस देश प्रेम को जज्ब करने की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।